चलिए बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सक्षमता परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला। फेल करने पर नहीं जाएगी नौकरी, परीक्षा नहीं देने पर भी नहीं जाएगी नौकरी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। हाईकोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षकों में खुशी है। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षा ली गई थी और कई शिक्षक संघों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है और हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षक बेहद खुश हैं। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और इसमें कहा गया कि सक्षमता परीक्षा में फेल करने पर नौकरी नहीं जाएगी और इस खबर को सुनकर सभी नियोजित शिक्षक बेहद खुश हैं। तो देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत और बड़ी खबर जो है वो हाईकोर्ट से निकल करके सामने आई है कि हाईकोर्ट के फैसले से अब शिक्षकों में खुशी है, क्योंकि अब अगर सक्षमता परीक्षा में फेल भी होते हैं, अगर आप सक्षमता परीक्षा देते भी नहीं है तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। और इसी को लेकर के लगातार शिक्षक संघ सवाल उठा रहे थे। शिक्षक संघ ने अपनी याचिका कोर्ट में दाखिल की थी और ऐसे में नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि नियोजित शिक्षक लगातार इसी बात को उठा रहे थे कि जब हमने नौकरी को ज्वाइन कर लिया है तो अब फिर आखिर कैसे सक्षमता परीक्षा, जब इससे पहले और भी कई परीक्षाएं, दक्षता परीक्षा भी हम दे चुके हैं, तो ऐसे परीक्षा का कोई मायने मतलब नहीं निकलता कि हम सालों से नौकरी कर रहे हैं और अचानक आप हमारी योग्यता पर सवाल उठाएं और कहें कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, उसके बाद से आपको नौकरी में हम रखेंगे। तो 5 बार सक्षमता परीक्षा का मौका देने की बात तो सरकार ने कही थी, शिक्षा विभाग ने कहा था, लेकिन अब लड़ाई जो लड़ी है नियोजित शिक्षकों ने, उसका असर भी देखने को मिला है। और रशनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशनीश, जो नियोजित शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा पर लगातार सवाल उठाते आए कि आखिर हम सालों से नौकरी कर रहे हैं तो क्यों हमें परीक्षा दे और फेल हो जाए तो आप नौकरी से निकाल देंगे, बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। बिल्कुल बड़ी राहत है। और बता दें आपको कि बिहार के नियोजित शिक्षक के तमाम जो नेता हैं, इन्होंने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को चुनौती दी थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और फैसले में साफ तौर से कहा है कि नियम 4 को संशोधित किया जाए और इसके साथ साथ नियम 12 को भी समाप्त करने का फैसला सुनाया है। यानी सक्षमता परीक्षा को लेकर अब सरकार किसी भी शिक्षकों को अब बाध्य नहीं करेगी कि आपको परीक्षा देना ही होगा, और शिक्षक अगर फेल कर जाते हैं तो उनकी नौकरी अब किसी भी हालत में नहीं जा सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि जो भी नियोजित टीचर नियोजन इकाई में अभी काम कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि नियोजित टीचर बनकर ही काम करें नियोजन इकाई में, तो उनको भी सरकार जबरन जो है सक्षमता देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। चाहे वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त ना भी करें, लेकिन वो नियोजित टीचर बनकर काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 2020 की जो नियमावली है उसके आधार पर अब शिक्षकों को प्रमोशन भी मिलेगा। यानी बिहार में जिला अपीलीय प्राधिकार और राज्य अपीलीय प्राधिकार फिर से काम करेगा, क्योंकि जो नई नियमावली बनी थी 2023 उसमें अपीलीय प्राधिकार को खत्म कर दिया गया था। तो पटना हाईकोर्ट से राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया गया है और ये शिक्षकों के लिए एक तरह से जीत मानी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार को ऑर्डर की कॉपी मिलती है, उसके बाद राज्य सरकार अब क्या फैसला सुनाती है और क्या ऑर्डर करती है ये देखना होगा। बिल्कुल रजनीश, जिस ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जिस विकल्प की बात कर रहे हैं, अब उसी पर बात होनी है कि क्या विकल्प क्या बच जाता। ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगी इसके बाद। अगर ये पटना हाईकोर्ट के फैसले का की जो कॉपी है अगर राज्य सरकार तक पहुंचती है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चुनाव सामने है और जो भी नियम नीति बनाए गए थे या इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में जो खर्च आया था, क्या इससे संबंधित आगे क्या सोच होगी और इसका ब्यौरा किसे सौंपा जाएगा। बिल्कुल विवेक, महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। बता दें आपको कि राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयारी में थी कि सक्षमता 2 परीक्षा भी अब ली जाए, जिसको लेकर बिहार बोर्ड ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था। लेकिन जैसे ही पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, सक्षमता 2 परीक्षा की घोषणा नहीं हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया। यानी अब सक्षमता 2 परीक्षा पर भी इसका कहीं न कहीं असर पड़ेगा और जो नियोजित शिक्षक हैं अब वो स्वतंत्र हो जाएंगे कि अब सक्षमता दें तो भी नौकरी बची रहेगी और सक्षमता ना दें तो भी नौकरी बची रहेगी। एक तरह से 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों की ये जीत मानी जा रही है। विवेक, बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया।
तमाम जानकारियों के लिए। तो जो मुख्य खबर अभी रजनीश ने बताई कि सक्षमता 2 जो परीक्षा है, यानी कि दूसरी जो परीक्षा होने वाली है, उससे यहां पर राहत मिलती दिख रही है। लेकिन इस फैसले के बाद से जो चेहरों पर खुशी है, नियोजित शिक्षक बेहद खुश हैं कि चलिए बच गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस बात पर सवाल होंगे कि भाई आपने नियम बनाया, परीक्षाएं ली, उस पर खर्च किए, उस पर सेंटर्स बनाए और 2 विकल्प आपने सामने रख दिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले। अब शिक्षक वहां पहुंच गए, किसी भी तरह से उन्होंने परीक्षा दी, नौकरी तो अब नहीं जाने वाली, लेकिन क्या इस पूरे खर्चे का क्या होना है? और देखिए इस बीच बड़ी खबर है, जमुई के बाद नवादा में पीएम मोदी की सभा होगी। नवादा में 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री की चुनावी सभा होगी। इससे पहले 4 अप्रैल को जमुई और 7 अप्रैल को नवादा में यह सभा होगी। तो पहले 4 अप्रैल और उसके बाद से जो नई तारीख अब सामने आई है कि 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को नवादा में सभा होगी। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और जोर शोर से प्रचार प्रसार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ने वाले हैं। तो लगातार एक संवाद की जो स्थिति है वो बन रही है और बीजेपी लगातार ये कोशिश करेगी कि कैसे हम इस चुनावी समर में सफल हो पाए। बिल्कुल धुआंधार प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस आज कर सकती है बिहार से चुनाव लड़ने वाले कुछ नामों की घोषणा और आज शाम तक ये जारी हो सकती है 11वीं लिस्ट। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ा दिन है क्योंकि कांग्रेस आज अपनी जो लिस्ट है 11वीं लिस्ट वो आज शाम तक जारी कर सकती है। कौन नाम हो सकते हैं, संभावित नाम कौन हो सकते हैं, जरा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कटिहार है, इसके अलावा किशनगंज है और भागलपुर सीट है। तो 2 नाम पहले से तय है। कटिहार से तारिक अनवर का नाम तय है और मोहम्मद जावेद जो एकमात्र सांसद है कांग्रेस के, वे किशनगंज से हैं। तो इन दोनों नामों को पहले से ही तय माना जा रहा था। और जो तीसरा नाम था जिस पर खींचतान चल रही थी 2 नामों के बीच, एक थे अजीत शर्मा जो पूर्व CLP हैं बिहार कांग्रेस के, और इसके अलावा प्रवीण कुशवाहा। तो इन दोनों नामों पर CEC जो है उसने अधिकृत कर दिया था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन सूत्रों से अभी एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि अजीत शर्मा ये जो नाम है उस नाम पर मुहर लगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुहर लगाई है। सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है न्यूज़ 18 को। यानी अब ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि अजीत शर्मा भागलपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी होंगे और अभी से थोड़ी देर के बाद इस पर लिस्ट भी निकल जाएगी और मुहर भी लग जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि आज ही इन तीनों उम्मीदवारों को पटना बुलाया गया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय कटिहार की अगर बात करें तो वहां पर अगर बात करें अशफाक करीम की, तो वो भी आरजेडी की तरफ से दावेदारी अपनी कर रहे हैं। तो जो स्थिति पूर्णिया को में देखने को मिली थी, ठीक वही स्थिति आरजेडी की तरफ से दावेदारी की जा रही है कि नहीं, कटिहार पर भी अशफाक करीम उतरेंगे और लगातार वो अपनी बात भी रख रहे हैं। तो ऐसे में तारिक अनवर का क्या होगा? देखिए अशफाक करीम बात रख रहे हैं, लेकिन अगर कोटे की सीट शेयरिंग की अगर आप बात कर ले राहुल, तो सीट शेयरिंग के लिहाज से कटिहार की सीट कांग्रेस को गई है और इस पर राजद ने भी अपनी मुहर लगा दी है। अब ऐसे में तारिक अनवर को, चूंकि अभी तक उनको सिंबल नहीं मिला है और यही कारण है कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए हैं, लेकिन तारिक अनवर को बता दिया गया है कि वे दोपहर बाद पटना पहुंचे, शाम तक वो पटना पहुंचेंगे। और जो जानकारी है न्यूज़ 18 के पास कि जो अखिलेश सिंह राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है बिहार कांग्रेस के, वो भी आज शाम पटना पहुंच रहे हैं और ज्यादातर कोशिश इस बात की है कि आज शाम तक तीनों उम्मीदवारों को, भागलपुर से और कटिहार से, किशनगंज से, तीनों उम्मीदवारों को आज पार्टी की तरफ से सिंबल भी दिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। और बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज तय तिथि के बावजूद कटिहार से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के होने वाले नॉमिनेशन को टाल दिया गया है। तो जिला कांग्रेस इस को लेकर कागज पूरा नहीं होने का हवाला दे रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि तारिक अनवर को अब तक कांग्रेस का सिंबल मिला ही नहीं है और कटिहार सीट से आरजेडी राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को चुनाव लड़वाना चाह रही है। हालांकि इस पर अभी हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे, पुख्ता जानकारी दे रहे थे कि शाम तक तारिक अनवर को भी बुलाया गया है। तो अब शाम तक का इंतजार करना है, 11वीं लिस्ट का इंतजार करना होगा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। रोहिणी ने सोनपुर से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। रोहिणी सारण की 4 विधानसभा क्षेत्र जनसंपर्क अभियान चलाएंगी। अगले 4 दिन तक रोहिणी जनसंपर्क अभियान पर रहेंगी। जगह जगह लोग रोहिणी का स्वागत कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान पर निकलने से पहले रोहिणी ने अपनी मां राबड़ी के घर में मंदिर में पूजा कर
भगवान का आशीर्वाद लिया। रोहिणी आचार्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि जिस सीट से उनके पिता चुनाव जीतकर जनता की उन्होंने सेवा की, उसी धरती से वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। अजय निषाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश और पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। पवन खेड़ा ने अजय निषाद का स्वागत करते हुए कहा कि अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद भी अति पिछड़ों के बड़े नेता थे। अजय निषाद के आने से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और चंपारण में कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि अजय निषाद के शामिल होने से अति पिछड़ों की लड़ाई और मजबूत होगी। आपको बताएंगे, इससे पहले मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया और अजय निषाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी पर छल करने का आरोप भी लगाया था। भागलपुर से एनडीए के उम्मीदवार अजय कुमार मंडल ने नामांकन किया। नामांकन से पहले उन्होंने भागलपुर गौशाला में गौ माता की पूजा की। इस दौरान समर्थकों ने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी की। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नड्डा से पारस की यह पहली मुलाकात है। पारस के साथ उनके भतीजे और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। तो मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एनडीए में हमारे सहयोगी और आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस से नई दिल्ली में आवास पर मुलाकात की। एनडीए सदस्य के नाते पशुपति जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य किए। आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और उनकी पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी। साथ ही उनकी जीत सुनिश्चित करने में हर संभव सहयोग करेगी। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पशुपति पारस ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पशुपति पारस ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। पारस ने जेपी नड्डा और अमित शाह का आभार जताया। पशुपति पारस ने कहा, एक बार फिर आरएलजेपी पर विश्वास जताने के लिए हृदय तल से आभार। लोकसभा चुनाव में प्रचार की रेस में सबसे आगे बीजेपी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर टिप्स देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करेंगे, जिसमें बूथ स्तर के पार्टी पदाधिकारी और पन्ना प्रमुख शामिल रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक भी लेने वाले हैं और साथ ही एनडीए के लक्ष्य 400 पार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत किए जाने से जेडीयू भी उत्साहित है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में अधिक से अधिक सीट कैसे जीते, गठबंधन के सभी घटक दलों का फोकस इसी बात पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक और विकास की बातें एनडीए में हो रही हैं, दूसरी और महागठबंधन में भ्रष्टाचार की बात। विजय चौधरी ने बीजेपी के सांसदों का कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर कहा कि चुनाव में जब टिकट कटता है तो लोग दूसरे दल का दरवाजा खटखटाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यू है और दूसरे तरफ जिन लोगों का गठबंधन है, ये तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं। जो किस गठबंधन की प्राथमिकता विकास होगा और किस गठबंधन की प्राथमिकता भ्रष्टाचार या अन्य चीजें होंगी, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का झुकाव है। तो ये कोई भी समझ सकता है कि इस हालत में स्वाभाविक रूप से अधिक सीटें मिलेगी, 40 की 40 मिलेगी। जेडीयू का चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च हो गया है। थीम सॉन्ग के जरिए से नीतीश कुमार के 18 साल के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एलईडी रथ को रवाना किया गया। थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग के मौके पर जेडीयू सांसद संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे। दिन भी सबका याद ही है, जब हाथों में आपने राज लिया। सोने का मुकुट नहीं था वो, सर पे कांटों का ताज लिया।
राज था कहाँ से इसको कहाँ तलक है लाए, अपना सब कुछ वार दिया और करते रहे उपाय, खाली खजाना खोई इज्जत वापस कैसे लाए, कैसे बिहार का परचम पूरी दुनिया पर लहराए, गांव शहर और टोला बस्ती गूंजे गूंजे एक पुकार, बढ़ा बढ़ा हो बढ़ा बढ़ा हो बढ़ा। और थीम सॉन्ग लॉन्च होने पर सांसद संजय झा ने कहा कि थीम सॉन्ग 5 मिनट का है जो बेहद प्रभावशाली है। इसमें नीतीश कुमार के विकास कार्यों को दिखाया गया है। अपने थीम सॉन्ग और एलईडी में रवाना कर दिया। हमारे तो संजय झा मौजूद हैं। संजय जी, आज 5 मिनट का आपने थीम सॉन्ग लॉन्च किया, एलईडी वैन रवाना किया जा रहा है, क्या है इसका मकसद और क्या कुछ खासियत है इसमें? नीतीश कुमार जी का जो कामकाज बिहार में 18 साल का है, अब तो 5 मिनट में तो मुश्किल है इसको दिखाना, लेकिन उसका कुछ हाईलाइट हम लोगों ने गाने के माध्यम से, जो बिहार के लोग ही हैं जो अच्छा कर रहे हैं उन लोगों ने बना करके ये दिया है कि ये लॉन्च होना चाहिए। यही लेकर के इनके कामकाज को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो इस थीम सॉन्ग में क्या कुछ खास है और इस एलईडी वैन के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है? एलईडी वैन तो हर एक जगह हर एक लोकसभा में जाएगा एलईडी वैन जो है, और खास करके इस गाने को इसमें मेनली आप जानते हैं कि ये जो कहा गया है कि कहां से शुरुआत की, खाली खजाना। और देखिए, बिहार में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नवादा के जिलाधिकारी हटाए गए हैं, भोजपुर के भी जिलाधिकारी हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने नवादा और भोजपुर दोनों जिलों के जिलाधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है। भोजपुर के डीएम राजकुमार हटाए गए हैं तो नवादा के डीएम आशुतोष वर्मा भी हटा दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से दोनों अधिकारियों को हटाने का निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग को 6 आईएएस अधिकारियों की लिस्ट भी भेजी जाएगी। उसमें से दोनों जिले के जिलाधिकारी को चुनाव आयोग चुनेगा कि इन लिस्ट में किसको इन दोनों जिलों की जिम्मेदारी दी जाए। और रांची से बड़ी खबर है, एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हो रही थी। बैठक में एनडीए नेता और प्रत्याशी शामिल थे। टिकट कटने वाले एमपी भी इसमें मौजूद थे इस बैठक में, और बैठक में चुनाव से जुड़ी रणनीति बनाई गई है। झारखंड में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा में हो रही देरी पर राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जेएमएम के साथ कहीं भी कोई टकराव नहीं है। गठबंधन के अंदर सभी दलों की अपनी अपनी भावना होती है, लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया अलायंस पूरी तरह से मजबूत है। अलायंस के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के किसी प्रकार का कोई जीत नहीं है। लोग समय समय पर अपनी भावनाओं को प्रकट करते जरूर रहते हैं। क्योंकि जिंदा कौम है, इंडिया अलायंस लोकतंत्र को मानती है, इसलिए लोग अपनी भावना को प्रकट करते हैं। हमें यह लगता है कि भावना को प्रकट करना यह किसी प्रकार का कोई जीत नहीं कहा जा सकता। लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, हर लोगों की अपनी अपनी भावना होती है, तो स्वाभाविक तौर पे इंडिया अलायंस पूरी तरह मजबूत है। कांग्रेस और जेएमएम के बीच गोड्डा और जमशेदपुर सीट को लेकर एक बार फिर से नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की है कि शायद गोड्डा और जमशेदपुर की सीट जेएमएम और कांग्रेस आपस में बदल सकती है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने इशारों में बीजेपी विधायक राज पालीवाल का नाम लेते हुए उनकी तारीफ भी कर दी। आपको बताएं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के मुताबिक गोड्डा सीट पर कांग्रेस को और जमशेदपुर सीट से जेएमएम को लड़ना है। देखिए, चर्चाएं जब तक घोषणा अंतिम रूप से नहीं हो जाती तब तक चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा। चर्चाएं देखने सुनने को मिलती हैं हम लोगों को भी। रही बात जो इंटरचेंज करने की, तो यह विषय हमारे आलाकमान का विषय है, केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। और रही बात राज परिवार की, तो राज परिवार एक अनुभवी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जनाधार भी उनका है, वो बीजेपी में उपेक्षित भी हैं, ये भी बातें सही है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, भागलपुर पर कांग्रेस में खींचतान अब खत्म हो गई है। अजीत शर्मा को टिकट मिल सकता है। प्रवीण कुशवाहा और अजीत शर्मा के बीच खींचतान टिकट को लेकर के, सीटों को लेकर के चल रही थी, लेकिन अब ये खींचतान अब समाप्त हो गई है। कटिहार, किशनगंज और भागलपुर के प्रत्याशियों को आज सिंबल मिल सकता है।
तो इन 3 सीटों पर अब तस्वीरें साफ हो गई हैं। और रांची से बड़ी खबर है, जहां सीओ शशि भूषण से पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर में यह पूछताछ चलेगी और पिछले दिनों छापेमारी हुई थी और कई ठिकाने ऐसे थे शशि भूषण के जिनमें कई जमीन के दस्तावेज मिले थे और इसी मामले में ईडी पूछताछ करने वाली है। और आपको बताएं कि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और सीओ शशि भूषण के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के करीबी और रिश्तेदारों के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। आज अंचलाधिकारी शशि भूषण से पूछताछ होने वाली है। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां कुख्यात नक्सली सनातन टुड्डू गिरफ्तार किया गया है। 16 साल से सनातन टुड्डू फरार चल रहा था। गांडे के ओझाडी गांव से गिरफ्तारी हुई है। गिरिडीह पुलिस ने सनातन टुड्डू को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा को सूचना मिली थी कि फरार नक्सली सनातन टुड्डू पहुंचा है। सनातन टुड्डू पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। सुल्तानपुर मानहानि केस में राहुल गांधी पर सुनवाई आज होने वाली। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में यह सुनवाई होगी और करीब 5 साल पहले आपत्तिजनक टिप्पणी का उनके ऊपर आरोप है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है और जमानत पर राहुल गांधी चल रहे थे। भिवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जिस बैरक में रखा गया है वो छोटी सी सेल है और माना जा रहा है कि अमूमन अचानक ऐसी छोटी जगह पर पहुंचने पर लोग बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी परेशानी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेल मैनुअल के अनुसार ही केजरीवाल को सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। दिल्ली शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में गए अरविंद केजरीवाल को सुबह 6 बजे तक उठना होगा। उन्हें नाश्ते में अन्य कैदियों की तरह चाय और बिस्किट मिलेगी। केजरीवाल चाहेंगे तो उन्हें शुगर फ्री चाय मिल पाएगी और इसके अलावा उन्हें डॉक्टर के बताए मेडिकल की जो तमाम सुविधाएं हैं और दवाइयां हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के दावे किए। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 बड़ी बातें सामने आई। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक करीबी के जरिए बीजेपी ने ऑफर दिया था और कहा था कि बीजेपी में ज्वाइन कर ले, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने दूसरा दावा किया कि अभी 4 और आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करने की तैयारी है। उन्होंने तीसरा बड़ा दावा किया कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्हें आशंका है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी को दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का मौका मिल सकता है। अब इस बीजेपी ने पलटवार किया इस पर और कहा कि जैसे ही केस पे नाम आया आतिशी इस तरह की बातें करने लगी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे और बड़ी खबर आ रही है, आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। शराब घोटाला मामले में संजय सिंह जेल में बंद थे, तो इस वक्त की बड़ी खबर, आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी और शराब घोटाला मामले में जेल में बंद थे संजय सिंह। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।